दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है भीखू भिखारी नाम के लड़के से, जिसके पास ना तो कोई घर होता है और ना कोई नौकरी। वो बस सारा दिन सड़कों पर ही गुजारता है। और एक दिन जब वो दीवार को पानी दे रहा होता है, तभी एक गंजेड़ी उसके पास आता है और उसकी जेब में एक नशे की पुड़िया डालकर भाग जाता है। अब भीखू भिखारी कुछ समझ पाता तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। अब पुलिस को देखकर भीखू भिखारी भागने लगता है। उसको भागता देख पुलिस भी उसके पीछे भागने लगती है। भीखू भिखारी जानता था कि अगर उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल हो जाएगी, क्योंकि उसकी जेब में नशे की पुड़िया जो है। अब वो भागते भागते एक मीट शॉप में आ जाता है। भीखू भिखारी की सांस फूल गई थी। तभी दुकान की मालकिन उसे पानी देती है, जिसका नाम रज्जो रसमलाई होता है। तभी वहाँ रज्जो रसमलाई का पति बल्लू बेकार भी आ जाता है। पानी पीकर जैसे ही भीखू भिखारी जाने लगता है, तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। बल्लू बेकार के पूछने पर वो बताता है, मैंने कई दिनों से कुछ ठूसा नहीं है। अब ये सुनकर वो दोनों उसे अपने घर लाकर उसे खाना खिलाते हैं। उनके पूछने पर भीखू भिखारी उन्हें बताता है कि मेरी माँ कुछ साल पहले ही मर गई थी और मेरे बाप ने दूसरी शादी करके मुझे घर से निकाल दिया था। इस वजह से मैं कई सालों से एक मस्त टूटी फूटी वैन में रहता हूँ और छोटे मोटे काम से अपना गुजारा करता हूँ। उसकी बात सुनकर रज्जो रसमलाई बताती है कि हमारे बेटे का नाम जब्बा है और वो कुछ सालों से अमेरिका में रह रहा है। भीखू भिखारी की हालत देखकर बल्लू बेकार उसे अपने साथ काम करने को कहता है और रज्जो रसमलाई उसे रहने के लिए जब्बा का कमरा देती है, क्योंकि जब्बा कभी कभार यहाँ आता था। अब सोने से पहले रज्जो रसमलाई उसे अपने बेटे की वीडियो दिखाने लगती है, क्योंकि जब्बा एक एक्टर था और उसने कई छोटे मोटे प्रोग्राम में काम किया होता है। दूसरे दिन बल्लू बेकार भीखू भिखारी को जगाकर अपने साथ मछली बाजार में ले आता है, ताकि वो मछलियाँ खरीद सके। बाजार से मछली खरीदने के बाद वो शॉप पर आते हैं और बल्लू बेकार उसे काम सिखाने लगता है। भीखू भिखारी भी दिल से काम सीखने लगता है, क्योंकि बल्लू बेकार के उस पर कई एहसान हो गए थे। उसने उसे घर और काम दोनों ही दिए थे, जबकि उसके खुद के सगे बाप ने तो उसे घर से ही निकाल दिया था। इस तरह देखते ही देखते भीखू भिखारी उनके परिवार में पूरी तरह घुल मिल गया था और बल्लू बेकार भी उसको बहुत पसंद करने लगा था। बल्लू बेकार की काफी उम्र हो गई थी, जबकि रज्जो रसमलाई दिखने में अभी भी काफी जवान और खूबसूरत थी और उसकी सुरंग में अभी भी बहुत आग थी। लेकिन बूढ़ा बल्लू बेकार उसकी अच्छे से खुदाई नहीं कर पाता था, जिस वजह से रज्जो रसमलाई की सुरंग में खुजली मची रहती थी। एक दिन भीखू भिखारी नहाकर अपने कमरे में आता है, तभी उसे वहां पर रज्जो रसमलाई नजर आती है, जो भीखू भिखारी का जवान शरीर देखकर सुन्न हो जाती है। भीखू भिखारी को भी कुछ चुल होने लगती है। तभी वो रज्जो रसमलाई के कमरे में आने की वजह पूछता है। रज्जो रसमलाई कहती है वो उसे जब्बा के कपड़े निकाल कर देने आई थी, क्योंकि भीखू भिखारी के पास कपड़े नहीं थे। अब कुछ दिन बाद बल्लू बेकार और भीखू भिखारी जॉगिंग कर रहे थे। तभी बल्लू बेकार उसे बताता है कि मैं एक बोट खरीदना चाहता हूँ, ताकि मैं मछलियाँ पकड़कर और ज्यादा पैसे कमा सकूं, लेकिन मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। कुछ देर बाद जब वो दोनों शॉप में काम कर रहे होते हैं, तभी उनके पास बल्लू बेकार का एक दोस्त आता है। वो बल्लू बेकार की शॉप खरीदना चाहता था और वो भी अच्छी कीमत में, लेकिन बल्लू बेकार उसे मना कर देता है। अब शाम को ये बात रज्जो रसमलाई को पता चलती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि बल्लू बेकार दिल का मरीज था। डॉक्टर ने उसे ज्यादा काम करने से मना करा था। अब इसलिए रज्जो रसमलाई चाहती थी कि बल्लू बेकार अपनी शॉप बेचकर अपनी हेल्थ पर ध्यान दे। दूसरे दिन बल्लू बेकार और भीखू भिखारी फिर से जॉगिंग पर जाते हैं और बल्लू बेकार लौटते समय रज्जो रसमलाई का पसंदीदा नाश्ता खरीदता है, ताकि वो उसे माफ कर दे। तभी बल्लू बेकार को कुछ काम आ जाता है, इसलिए भीखू भिखारी नाश्ता लेकर घर आता है। अब वो जैसे ही बाथरूम के पास से गुजरने लगता है तो उसकी नजर रज्जो रसमलाई पर पड़ जाती है, क्योंकि वो दरवाजा खोलकर नहा रही थी। अब भीखू भिखारी जल्दी से रसोई में आ जाता है। तभी रज्जो रसमलाई भी दरवाजा बंद कर लेती है। कुछ देर में वो भी रसोई में आकर भीखू भिखारी से कहती है कि बल्लू बेकार ज्यादा काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से शॉप बेच दे और इस काम में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगा और मानेगा भी, क्योंकि वो तुम्हें अपने बेटे जैसा मानता है। इस वक्त वो जिस नजर से भीखू भिखारी को देख रही थी वो थोड़ा सा अजीब था। दूसरे दिन जब दोनों सामान लेने बाजार आते हैं, तभी दो चोर उनका सामान चुराने लगते हैं, जिसे देखकर भीखू भिखारी उन्हें पीटने लगता है और उन्हें पीट कर वहाँ से भगा देता है। भीखू भिखारी की दिलेरी देखकर बल्लू बेकार बहुत ज्यादा खुश होता है। उसने जैसा बेटा चाहा था, भीखू भिखारी वैसा ही था, हर वक्त में अपने बाप का साथ देने वाला। तभी मौका देखकर भीखू भिखारी बल्लू बेकार को उसके सपने के बारे में याद दिलाने लगता है। वो कहता है कि जिंदगी का क्या भरोसा,
कब क्या होने वाला है इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए तुम्हें अपनी शॉप बेचकर अपना सपना पूरा करना चाहिए। क्या पता कल तुम अपना सपना पूरा करने के लिए जिंदा ना रहो। अब शाम को रज्जो रसमलाई भीखू भिखारी के साथ अपने बेटे की वीडियो देख रही होती है। तभी बल्लू बेकार उसे बताता है कि मैंने शॉप बेचने का फैसला कर लिया है। अब उसे भीखू भिखारी की बात बिल्कुल सही लगी थी। अब उसके इस फैसले से रज्जो रसमलाई बहुत ज्यादा खुश होती है और वो ये भी जानती थी कि बल्लू बेकार को भीखू भिखारी ने ही समझाया है और इसलिए वो भीखू भिखारी से इम्प्रेस होने लगी थी। तभी रात को रज्जो रसमलाई नहाते हुए गाना गाने लगती है। उसके गाने की और बदन पर पड़ते पानी की आवाज सुनकर भीखू भिखारी के छोटे भाई में फुल नेटवर्क आने लगे थे। अब ना चाहते हुए भी वो अपने काबू से बाहर हो रहा था। वो कमरे से बाहर आकर रज्जो रसमलाई की आवाज सुनने लगा। अब उसके छोटे भाई में जोरदार बल्लेबाजी करने की चुल मच रही थी, पर किसी बात से परेशान भी लग रहा था। वो फ्रिज के पास जाता है और उसमें से एक ठंडी ड्रिंक निकालता है और उससे खुद को ठंडा करने की कोशिश करता है। तभी रज्जो रसमलाई भी बाथरूम से बाहर निकल आती है और भीखू भिखारी को परेशान देखकर उसके पास आती है और उसकी परेशानी की वजह पूछती है। तभी भीखू भिखारी उसे बताता है कि शॉप बिकने के बाद मेरे लिए कोई काम नहीं होगा और मुझे यहाँ से जाना होगा, इस वजह से मैं परेशान हूँ। अब उसकी बात सुनकर रज्जो रसमलाई भी दुखी हो जाती है और इसी बीच वो भीखू भिखारी के काफी करीब आती है, जिसकी वजह से भीखू भिखारी के छोटे भाई में फिर से सलामी देने की चुल होने लगती है। तभी भीखू भिखारी उसे अपने कमरे में ले जाकर अपने छोटे भाई से उसकी बिल्ली का मुकाबला करवाता है और दबाकर उसकी सुरंग में अपने छोटे भाई को धकेलता है। अब इसके बाद इन दोनों का चक्कर शुरू हो जाता है। अब रज्जो रसमलाई पहले से और ज्यादा खुश रहने लगी थी और उसे खुश देखकर बल्लू बेकार भी खुश था। उसे लगा था कि शॉप बिक जाने की वजह से रज्जो रसमलाई खुश है और रज्जो रसमलाई की खुशी की वजह कुछ और ही थी। अब दिन में रज्जो रसमलाई बल्लू बेकार के साथ मजे करती और रात में भीखू भिखारी से मजदूरी करवाती। इससे अलग इन दोनों को जब भी मौका मिलता तो ये उसका फायदा जरूर उठाते। कुछ दिन बाद ऐसे ही ये दोनों खुदाई कर रहे होते हैं, तभी रज्जो रसमलाई का बेटा जब्बा अपनी फैमिली के साथ घर लौट आता है। वो अपनी माँ को सरप्राइज देना चाहता था, पर जब उसे घर में उसकी माँ नहीं मिलती तो वो उसे ढूंढने लगता है और तभी रज्जो रसमलाई अपने कपड़े ठीक करती हुई उसके सामने आती है। जब्बा अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश होता है और रज्जो रसमलाई भी अपनी बहू और पोते से मिलकर खुश होती है। उसके बाद जब्बा अपने कमरे में आता है। उसे यहाँ भीखू भिखारी नजर आता है। रज्जो रसमलाई दोनों की जान पहचान करवाती है। जब्बा को भीखू भिखारी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो चुप रहता है। अब बाद में वो बल्लू बेकार से मिलने शॉप पर आता है। जब्बा को तो भीखू भिखारी पहले से ही पसंद नहीं था और जब उसने भीखू भिखारी को अपने बाप के करीब देखा तो वो उसे और भी नापसंद करने लगा। वो बार बार किसी न किसी बहाने से भीखू भिखारी को चिढ़ाने लगता है। अब जब्बा के आने से रज्जो रसमलाई भीखू भिखारी का मिलना कम हो गया था, इसलिए उन्हें मुश्किल से लूडो खेलने का मौका मिलता था। लेकिन जब भी मौका मिलता था तो ये दोनों एक दूसरे की गोटी मारते थे। कुछ दिन बाद बल्लू बेकार के कहने पर भीखू भिखारी जब्बा के घर खाना लेकर आता है। जब्बा उस समय घर पर नहीं था और गोली का बेटा काफी रो रहा था, इसलिए भीखू भिखारी गोली की हेल्प करता है। तभी जब्बा भी घर लौट आता है और वो भीखू भिखारी को घर में देखकर सोचने लगता है कि शायद इन दोनों का चक्कर चल रहा है। रात में रज्जो रसमलाई बल्लू बेकार को सोता देखकर चुपके से भीखू भिखारी के पास जाने लगती है, लेकिन उसकी हलचल से बल्लू बेकार जाग जाता है, जिसके बाद वो उसकी गुफा में सर्विस करने लगता है। दूसरे दिन जब्बा के बुलाने पर रज्जो रसमलाई उससे मिलने आती है और उसे कुछ पैसे भी देती है, क्योंकि वो कंगाल हो चुका था। तभी इसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। बातों बातों में जब्बा बताता है कि भीखू भिखारी का गोली के साथ चक्कर चल रहा है। अब ये सुनकर रज्जो रसमलाई उसे समझाती है कि भीखू भिखारी बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हें उन दोनों पर शक नहीं करना चाहिए। रज्जो रसमलाई को भीखू भिखारी की तारीफ करता देख जब्बा को लगता है कि उसकी माँ का भी भीखू भिखारी के साथ चक्कर चल रहा है। दूसरे दिन बल्लू भिखारी पूरी फैमिली को लेकर घूमने जाता है। सब बहुत खुश थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। तभी कुछ देर बाद जब सब लोग खाना खाने लगते हैं तो एक पैर रज्जो रसमलाई की टांगों के बीच में आ जाता है। रज्जो रसमलाई को लगा था यह पैर भीखू भिखारी का है, इसलिए वो उसे सहलाने लगती है। लेकिन तभी भीखू भिखारी उठकर जाने लगा तो रज्जो रसमलाई समझ गई कि यह पैर तो उसके बेटे जब्बा का है। जब्बा की इस हरकत को देखकर रज्जो रसमलाई उस पर गुस्सा करती है, जबकि जब्बा उस पर हंस रहा था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि रज्जो रसमलाई का भीखू भिखारी के साथ चक्कर चल रहा है। उसकी इस हरकत से गुस्सा होकर रज्जो रसमलाई उसे थप्पड़ मार देती है। दूसरे दिन भीखू भिखारी की मुलाकात गोली से होती है। भीखू भिखारी के पूछने पर वो उसे बताती
है कि हमारे बीच तुम्हारी वजह से लड़ाई झगड़े होने लगे हैं। जब्बा को लगता है कि मेरा तुम्हारे साथ कुछ चल रहा है। गोली जब्बा से दूर जाना चाहती थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए भीखू भिखारी जल्दी से घर आता है और अपने जमा किए हुए पैसों में से गोली को दे देता है, जिससे वो अपने बेटे के साथ जब्बा से दूर जा सके। तभी शाम को जब जब्बा अपने घर आता है तो उसे गोली कहीं नहीं मिलती है। कुछ देर बाद वो बल्लू बेकार को फोन करता है और उससे गोली के बारे में पूछता है, और जब बल्लू बेकार मना करता है तो जब्बा भीखू भिखारी से बात करता है। भीखू भिखारी भी उससे कहता है कि मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। इतना कहकर वह बल्लू बेकार को फोन दे देता है। जब्बा गुस्से में आकर भीखू भिखारी की बुराई करने लगता है और वो रज्जो रसमलाई और भीखू भिखारी के बारे में भी बता देता है। तभी वो उसे अपने पैसे संभालने को कहकर फोन काट देता है। तभी बल्लू बेकार जल्दी से अपने पैसे देखने लगता है, जिसमें से कुछ पैसे कम थे। अब ये देखकर वो गुस्से में भीखू भिखारी से पैसों के बारे में पूछता है, और फिर तभी रज्जो रसमलाई भी दुकान में आ जाती है और वो बल्लू बेकार को बता देती है कि मैंने पैसे निकाल कर जब्बा को दिए हैं। उसकी बात सुनकर बल्लू बेकार का गुस्सा तो शांत हो जाता है, लेकिन तभी भीखू भिखारी वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि बल्लू बेकार ने उस पर शक किया था। लेकिन तभी रज्जो रसमलाई उसे रोकने की कोशिश करती है। अब दोनों को इतना ज्यादा करीब देखकर बल्लू बेकार समझ गया कि उनके बीच क्या चल रहा है। अब वो गुस्से में आकर रज्जो रसमलाई को मारने की कोशिश करने लगता है, पर जब भीखू भिखारी उसे रोकने लगता है तो वो उसे भी मारने लगता है। अब इस हाथापाई के बीच बल्लू बेकार को दिल का दौरा पड़ जाता है और उसकी उसी वक्त मौत हो जाती है। बल्लू बेकार की मौत से भीखू भिखारी बहुत ज्यादा दुखी था, और फिर तभी जब्बा उसके पास आ जाता है और वो चाकू निकालकर भीखू भिखारी को मारने की बात करता है, क्योंकि उसे लगता था कि भीखू भिखारी की वजह से उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। और जब भीखू भिखारी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है तो जब्बा पीछे से आकर भीखू भिखारी का गला काट कर उसे जान से मार देता है। और ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।